हेलो साथियों, A to Z क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो पेट की परीक्षा आपके बहुत नज़दीक है उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों को हमारे विशेषज्ञों द्वारा बनाया गया है, जो कहीं ना कहीं IAS और PCS के एग्ज़ामों में पूछा गया है। और आप लोग देखते हैं कि जो UPSC है चाहे UP PCS है, ये प्रश्नों को कहीं ना कहीं से रिपीट करता है। तो हम उन प्रश्नों को आज चुन के रखे हैं जो आप प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं। निरर्थक प्रश्नों को रखने का कोई ताज्जुब ही नहीं है कि मैं उनको लेके चलूं। विशेषज्ञों ने पूरी तरह एनालिसिस करने के बाद इन प्रश्नों को रखा है कि आप इन प्रश्नों को अच्छे से देख लें। और एग्जाम में ये जो प्रश्न है, ये जो आपके सामने 10 प्रश्न दिख रहे हैं जीव विज्ञान के, ये प्रश्न आने की 100% संभावना है, जिसलिए मैं इन प्रश्नों को चुना हूँ। और लोगों ने भी इसको बताया कि इस ऐसे ऐसे प्रश्न ये सन में, इस सन में, मैं सन का नाम गिनाऊंगा तो काफ़ी समय सन बताने में ही लग जाएगा कि IAS में कौन से सन में आया था, PCS में कौन से सन में आया था, वीडियो वगैरह जो भी लोअर PCS वगैरह है किस किस सन में आया था। तो इसलिए मैंने उसमें से निकाल लिया गया है। अब बात करते हैं कि अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये पेट वाला जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जीव विज्ञान का, उन तक जल्द से जल्द पहुँचे, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। और आज हम लोग एक एक प्रश्नों का एनालिसिस करते हुए बात करते हुए आगे चलते हैं और एक एक प्रश्नों पे बात करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि सौंदर्य का विटामिन किसे कहते हैं? सौंदर्य का विटामिन किसे कहते हैं? आपको पता होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर में विटामिन ई। तो सौंदर्य का विटामिन ई होता है और एक और विटामिन उसके साथ जुड़ा हुआ है, नपुंसकता का विटामिन भी ई को ही कहा जाता है। सौंदर्य का विटामिन और नपुंसकता का विटामिन अगर देता है तो आप नाम लेंगे विटामिन ई का ही। और अन्य बहुत सारे विटामिन हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? जल्दी बताइए। विटामिन ई की कमी से, जैसे मैंने कहा कि विटामिन ई की कमी से नपुंसकता भी होती है और सौंदर्यता भी प्राप्त होती है। लेकिन विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। विटामिन बी की हम बात करते हैं, जो रेटिनाल विटामिन ए होता है, रेटिनाल जो पाया जाता है। ए की कमी से क्या होता है भाई? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। तो ये रतौंधी जो है आपको रात में नहीं दिखाई देती होगी, जिसको रात में फिर सुबह वो नॉर्मल होकर देखने लगता है, मतलब जब भी रात होती है उसको दिखाने में कमज़ोर होता है। विटामिन बी बेरी भाई, बहुत सारी चीज़ें होती है कि उसमें विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन B3 की बात करते हैं हम, तो कहते हैं कि बाल सफ़ेद हो जाते हैं विटामिन B3 के से। बात करते हैं विटामिन सी, स्कर्वी कहाँ? मसूड़ों वगैरह में पाया जाता है। विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन डी, रिटेक्स रोग जिसे कहते हैं, सूखा रोग कहते हैं। मनुष्य क्या होता है? सूखा हो जाता है, पतला हो जाता है, दुबला हो जाता है, ठीक। और विटामिन के की बात करते हैं। विटामिन के क्या है? वो कहते हैं कि रक्त का थक्का न जम पाना। और बहुत सारे विटामिन है, कैरोफोलार डी, टेकोफोराल ई, इस तरह से बहुत सारे विटामिन बी, थायमिन B1, इस तरह के अन्य सारे विटामिनों का नाम है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सिर्फ सौंदर्य का विटामिन किसे। प्रश्न आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि सौंदर्य का विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ई। चाहे नपुंसकता का विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ई कहते हैं। अन्य जो अभी मैंने विटामिनों के बारे में बताया कि विटामिन के किसके क्या उसका फंक्शन होता है, तो रक्त का थक्का न जम पाना विटामिन जो के होता है उसके कारण होता है। डी जो होता है रिटेक्स होता है, सूखा रोग जो होता है, ये सारी चीज़ें हैं विटामिन ई से रिलेटेड, या विटामिन ई कह रहे हैं, विटामिन से संबंधित। तो ये पहला प्रश्न था उसका। और उसके बारे में, विटामिन के बारे में लगभग आप एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा होगा। हर प्रश्नों के साथ आप एक प्रश्नों के साथ ये 10 देखेंगे ना, 40 प्रश्न आप यहाँ से लेके जाएंगे। एक प्रश्न के साथ 40 प्रश्नों के साथ 10 क्वेश्चन के साथ 40, ये मेरी गारंटी है। बस नोट डाउन करते रहिए, आप जब लास्ट में काउंट करेंगे तो 40 से कम नहीं होगा। अब दूसरे प्रश्न में आते हैं, प्रोटीन की खोज किसने की? प्रोटीन की खोज किसने की? तो यहाँ उत्तर दिया हुआ है वर्जीलियस। ये एक जीव वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रोटीन की खोज की थी। हम अन्य खोजों की भी बात कर लेते हैं। वर्जीलियस ने क्या प्रोटीन की खोज की थी? ये एक जीव वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रोटीन की खोज की थी। अन्य खोज की मैं बात कर लेता हूँ कि क्या क्या थी। जैसे ब्लड की खोज किसने की थी? ब्लड की बताइए जल्द से, कमेंट के माध्यम से अगर बताना चाहें तो बता दीजिए हमको। तो बात करते हैं, कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड की खोज थी। विषाणु की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने।
चेचक की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। जीवाणु की खोज किसने की? देखिए मैंने विषाणु बोला तो भी मैंने एडवर्ड जेनर ही बोला, और चेचक बोला तो भी एडवर्ड जेनर ने, क्योंकि विषाणु और चेचक के दोनों की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। कंफ्यूज मत होइए कि मैंने चेचक बस बोला और विषाणु किसी और को बोल दिया, नहीं, विषाणु और चेचक एडवर्ड जेनर ने किया था। अब जीवाणु की बात करते हैं, विषाणु हो गया, जीवाणु की खोज किसने की थी? लुवेनहाक ने जीवाणु की खोज की थी। तो ये थी प्रोटीन की खोज के साथ अन्य खोजों की बात। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न में, जो तीसरा प्रश्न हमारा, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है भाई? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, बता सकते हैं? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। मानव रक्त का क्या होता है? 7.4 होता है। और हम अन्य पीएच मानों को भी जान लेते हैं। मानव रक्त का ये तो हो गया। अन्य पीएच, जैसे दारू बड़ा फेमस है, बिहार में बंदी है तो भी वहाँ दारू कहीं ना कहीं मिल जाती है। तो आपने कभी सोचा है कि उसका पीएच मान कितना होता है? कभी सोचा है? नहीं सोचा है। जो बहुत सारे लोगों को पसंद भी आती है, उसका पीएच मान 2.8 होता है। याद रखिएगा, दारू का जो पीएच मान होता है 2.8 होता है। जो पानी आप हमेशा पीते हैं उसका पीएच मान कितना होता है? अक्सर एग्जामों में पूछा गया, आप लोग एग्जाम देते होंगे तो आपको पता होगा कि जो मैं कह रहा हूँ ये एग्जाम में कहीं ना कहीं होगा, किसी न किसी एग्जाम में होगा। तो ये जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। जो आप दूध पीते हैं उसका पीएच मान कितना होता है? 6.4। 6.4 दूध का पीएच मान होता है। सिरके का कितना होता है भैया? सिरके का 3 होता है, 3 होता है सिरके का पीएच मान। नींबू का कितना होता है? 2.4 होता है नींबू का। ठीक, जो आप साधारण नमक खाते हैं उसका पीएच मान कितना होता है? जल्दी बताइए। उसका भी पीएच मान, जो आपके जल का पीएच मान है 7, उसका भी होता है। NaCl कहिए या साधारण नमक कहिए, बात दोनों एक ही है। तो ये थी पीएच मान के बारे में अब जानकारी कुछ की। अब चौथे प्रश्न पे आते हैं। पैडालॉजी वैज्ञानिक अध्ययन किसका किया जाता है? पैडालॉजी में जी वैज्ञानिक अध्ययन जो होता है किसका किया जाता है? तो यहाँ पे आपका उत्तर होता है मिट्टी का। जो पैडालॉजी अध्ययन है, कहा जाता है ना, बहुत सारे अध्ययन अलग अलग लोगों से जुड़े हुए हैं कि अध्ययन इससे ये खोज की जाती है, इसका प्रयोग किया जाएगा। तो जैसे आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, कहाँ जाते हैं? पैथोलॉजी ना, पैथोलॉजी ही जाते हैं। तो ठीक इसी तरह पैडालॉजी, वो पैथोलॉजी था, ब्लड टेस्ट ये पैडालॉजी है। इसमें क्या होता है? मिट्टी की जांच होती है। आपके ब्लड जांच करवाने का, यूरिन का जांच करवाने के लिए पैथोलॉजी जाते हैं। ठीक, अब अन्य जांचों की भी बात कर लेते हैं। जैसे अन्य हैं, बीटी कल्चर किसके लिए है भाई? बीटी कल्चर जल्दी बताइए। बीटी कल्चर, अंगूर खाते हैं, ग्रेप्स। बीटी कल्चर में अंगूर का उसमें देखा जाता है कि बीटी कल्चर में कैसे कैसे अंगूर किस तरह से उसके विकास हो सकते हैं, कैसे और आगे बढ़ाया जा सकता है। अंगूर से ही तो शराब बनती है, हाँ, तो वही बीटी कल्चर है। वहीं से सारी चीज़ें उस तरह से प्रक्रिया निकाली गई है कि दारू कैसे बनेगी। तो बीटी कल्चर। एक फेमस क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, सेरीकल्चर किससे है भाई? जल्दी बताइए। अक्सर एग्जाम में ये वाला प्रश्न उठा के हुबहू वही रख देता है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। एक बार रट्टा मार लीजिए, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। किससे संबंधित है सेरीकल्चर? रेशम से, सर, रेशम के कीट जो होते हैं सेरीकल्चर, उससे संबंधित है। पीसी कल्चर, ये भी एग्जाम में हुबहू वैसे ही प्रश्न रख देता है। पीसी कल्चर किससे संबंधित है भाई? जल्दी बताइए। पीसी कल्चर मत्स्य से संबंधित है। पीसी कल्चर। हार्टिकल्चर, हार्डी कहीं लिखा होगा, कहीं हार्टी लिखा होगा, तो आप हार्टिकल्चर किससे संबंधित है भाई? झाड़ियाँ, झाड़ झंखाड़ होते हैं ना, उसके अध्ययन से। ये नहीं कि आपके लिए झाड़ियाँ आपको नहीं समझ में आती है तो काट के फेंक देते हैं, वो वैज्ञानिकों के पास जाती है ना, तो दवा बना के आपके पास वही झाड़ियाँ आपको भेज दिए जाते हैं, वही हार्टिकल्चर है। ठीक, उसकी कौन कौन सी दवाइयाँ आपको बनाई जा सकती है उस झाड़ी झंखाड़ों से, इसीलिए उसका भी अध्ययन किया जाता है हार्टिकल्चर में। ठीक, तो ये थी चौथे प्रश्न के साथ अन्य प्रश्न। अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न में। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है भाई? शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। ये सारे प्रश्नों से आप कहीं न कहीं चिर परिचित हैं। बस हमको याद दिलाना, आप हनुमान जी हैं, आपको हमको याद दिलाना कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, आप कर सकते हैं। ठीक, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए बस याद दिला रहा हूँ
कि जो शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है भाई? यकृत। यकृत जो लिवर होता है उसके अंदर किसका निर्माण होता है? पित्त का। पित्त का क्या कार्य है? आपका भोजन का जो पचाने की क्षमता होती है वो कौन करता है? पित्त के द्वारा ही तो होता है। और कहते हैं लोग कि पित्त की थैली में पथरी हो गई, पथरी हो जाती है ना, तो कहाँ होती है? एक पित्त की थैली में, एक किडनी में होती है, तो यहाँ भी एक पथरी होती है। तो ये कहाँ होता है? किस में पित्त का निर्माण होता है? यकृत में। अब यकृत की बात करते हैं भाई कि WBC और RBC मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं और लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण शरीर की किस स्थान में होता है? किस अंग में होता है? WBC RBC श्वेत रक्त कणिकाएं और लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण शरीर के किस स्थान में होता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? बोन मैरो। बोन मैरो जानते हैं? बोन मैरो होता क्या है? ये आप हड्डी होती है ना, हड्डी खोखली होती है, आपको देखते होंगे कि हड्डी खोखली है। जो खोखले के बीच में कुछ ना कुछ पार्ट दिखाई देता है, कुछ अंश दिखाई देता है, कुछ ऐसे लसलसा टाइप का दिखाई देता है, कुछ पाउडर की तरह दिखाई देता है, वो क्या है? वही तो बोन मैरो है आपका। ठीक, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि WBC और RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो में ही होता है। कहा जाता है कि ब्लड का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो RBC को कहा जाता है, क्योंकि RBC का जीवन काल कितना होता है? 3 से 4 दिन। और ब्लड का कितना होता है भाई? रेड ब्लड का 280 दिन के आसपास हो जाता है। ठीक, तो ये थी इसकी जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 6वें की तरफ। शीत रक्त वाला जंतु का नाम बताइए। जो शीत रक्त, शीत मतलब कूल ब्लड, ठंडे खून होते हैं। कुछ लोगों में गर्म खून होता है भाई, लाला लाजपत राय की तरह, और कुछ लोगों का ठंडा खून होता है, महात्मा गांधी की तरह। तो यहाँ हम जानवरों की बात करते हैं कि किसमें गर्म खून पाया जाता है और किसमें ठंडा खून। तो यहाँ बात करते हैं शीत रक्त मतलब ठंडे खून की। वो कौन कौन से जानवर है भाई? एक शार्क मछली जानते हैं, समुद्र में पाई जाती है, बहुत बड़ी मछली होती है, कई टनों तक उसका वेट होता है। तो वो शार्क मछली में भी किस तरह का? कूल ठंडा रक्त उसके अंदर पाया जाता है। सांप को देखें, बड़ा गुस्सैला होता है, वहाँ से अगर ऑप्शन में आपके दिखाई दे देगा तो आप कहेंगे कि सांप तो बड़ा गर्म होता है, बड़ा फन मार देता है, लेकिन अगर उसके अंदर के ब्लड की हम बात करते हैं तो शीत रक्त पाया जाता है। अब बात करते हैं कछुआ का। कछुआ जो होता है उसके अंदर भी शीत रक्त पाया जाता है। तो जब शीत रक्त की बात हो रही है तो गर्म रक्त वाले के जानवरों के नाम बता दीजिए। कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो गर्म खून वाले हैं भाई? जल्दी बता दीजिए। मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य के अंदर गर्म खून ही पाया जाता है, क्योंकि मनुष्य एक स्तनधारी पाया जाता है। जितने भी स्तनधारी लगभग होते हैं, कुछ अपवादों को छोड़ के, वो सारे के सारे अंदर गर्म खून ही पाया जाता है। तो यहाँ बात करते हैं जानवरों की, गर्म खून वाले कौन कौन से हैं? बंदर को देखे हैं, गुलाटी लगाता है, उसके अंदर भी गर्म खून पाया जाता है। चूहा को देखे हैं भाई, आपके घरों में रहता है, घरेलू है, उसके अंदर भी गर्म खून पाया जाता है। भेड़िया को देखे हैं चिड़ियाघर में, उसके अंदर भी। ये कुछ ऐसे जानवर हैं जिसके अंदर गर्म खून पाया जाता है। तो आपको अभी तक ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। 6वें प्रश्न तक, अभी तक ऊपर जितने भी प्रश्न थे कोई कंफ्यूजन नहीं है, उससे रिलेटेड बहुत सारे एनालिसिस चल रही है। उन प्रश्नों को भी आप नोट करते चलिएगा। आपके पेट के एग्जाम में आप 100 में 100 नंबर पाने की मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों से एक भी प्रश्न इस तरह के छूटे ना। अगले प्रश्न पे आते हैं 7वें पे। कौन सा जीव सर्वाधिक दीर्घायु है भाई? कौन सा जीव सर्वाधिक बहुत दिनों तक जीता रहता है, बहुत दिनों तक जिंदा रहता है? तो यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ कछुआ। कछुआ की उम्र कितनी होती है भाई? अगर जीता है तो उसकी उम्र कितनी है? जल्दी बताइए, उसकी उम्र कितनी होती है? लगभग कहा जाता है कछुआ कितने सालों तक जीता है? तो 300 से 500 सालों तक कछुआ जिंदा रहता है। अब कछुओं की बहुत सारी अलग अलग वैरायटी रहेगी। कोई कछुआ 300 वर्ष जिएगा और कोई कछुआ 500 वर्ष जिएगा, तो उन्हीं में अलग अलग वैरायटी रहती है। ठीक, तो ये कछुआ है। अब हम बात करते हैं अन्य जानवरों की, बात कर लेते हैं भाई कि कौन कौन से अन्य जानवर हैं, उनकी क्या जीवन काल है। तो हम सबसे पहले हाथी की बात करते हैं। हाथी का जीवन काल कितना है? 50 से 70 वर्ष तक हाथी जिंदा रहता है। हाथी का जीवन काल जो औसत माना गया है 50 से 70 साल।
कुत्ता का जो आपके परिवार में रहता है, आपके आसपास पड़ोस में रहता है, उसको आप बराबर देखते रहते हैं, उसका जीवन काल क्या होता है भाई? लगभग 12 से 13 वर्षों तक उसका जीवन काल माना जाता है। बिल्ली भी आप ही के आसपास पड़ोस में रहती है, उसका जीवन काल कितना माना जाता है? बताइए, जल्दी बताइए। जो आपके आसपास पड़ोस आप देखते हैं, मैं उन्हीं की बात कर लूँ, काफ़ी है। बिल्ली कितने सालों तक जिंदा रहती है? लगभग 15 से 16 वर्षों तक जिंदा रहती है। बात करते हैं चूहे की। चूहा भी आपके आस ही पास रहता है, वो कितने वर्षों तक जिंदा रहता है भाई? जल्दी बताइए। 1 से 2 वर्षों तक चूहा जिंदा रहता है। आप गाय पालते हैं, वो कितने वर्षों तक जिंदा रहती है भाई? तो गाय का जो जीवन काल है 15 से 20 वर्षों तक गाय का जीवन काल है। तो ये था सर्वाधिक दीर्घायु की बात। उनके साथ अन्य जो आपके आसपास पड़ोस में उस तरह के जानवर रहते हैं, उनके भी हम जीवन काल की भी बात कर लेते हैं। ये भी जीवन काल कहीं ना कहीं पूछ लेता है कभी कभी। अब बात करते हैं डीएनए का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम क्या है? उसको क्या कहते हैं? असंक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण मतलब छोटा, असंक्षिप्तीकरण मतलब बड़ा, पूरा नाम। तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आप एक बार और देख लीजिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का फुल फॉर्म कहा जाता है। अब बात करते हैं डीएनए की खोज किसने किया था? डीएनए की खोज किसने की थी भाई? जल्दी बताइए। फ्रेडरिक फिशर ने डीएनए की खोज की थी। अब आरएनए की एक बार फुल फॉर्म बता दीजिए। डीएनए की फुल फॉर्म तो लिखी हुई है, आरएनए की फुल फॉर्म बता दीजिए। एग्जाम में पूछा जाता है, आरएनए की फुल फॉर्म बता दीजिए। तो आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड या अम्ल कह सकते हैं। राइबो, अगर डीऑक्सी बस हटा दीजिए, बाकी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये आरएनए का फुल फॉर्म हो जाता है। और कहा जाता है कि डीएनए और आरएनए की खोज किसने की थी? तो फ्रेडरिक फिशर ने डीएनए और आरएनए की खोज की थी। लेकिन जब बात की जाए डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने किया था, तब आपका उत्तर होगा वाटसन एवं क्रिक। जब डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल की बात होगी, तब आपका उत्तर होगा वाटसन एवं क्रिक। अब कहा जाता है डीएनए का पितामह किसे कहा जाता है भाई? डीएनए का पितामह, तो डीएनए का पितामह जल्दी आप चाहें तो बता दीजिए। वाटसन को डीएनए का पितामह कहा जाता है। अब प्रश्न आता है अगले प्रश्न में, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? जीन होता क्या है? मनुष्यों की प्रजाति, गायों की प्रजाति, एक कहते हैं ना हमारा जीन इनके अंदर ट्रांसफर हो गया है, उनका जीन हमारे अंदर ट्रांसफर हुआ है, इस जीन से ये वंशज चल रहा है, एलिजाबेथ जीन का ये वंशज है। अलग अलग जीन्स होते हैं जिसके जीन्स के माध्यम से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। हम उन्हीं जीन की बात करते हैं कि जीन शब्दों का प्रतिपादन किसने किया। तो यहाँ पर उत्तर आपका आता है W.L. जोहानसन। W.L. जोहानसन, ये सारी चीजें हैं। अब जब W.L. जोहानसन जीन शब्दों की खोज किया था, तो अगले की बात कर लेते हैं कि वर्गीकरण, द्विपद जिसको कहते हैं, द्विपद किसने खोज किया था भाई? वर्गीकरण की खोज किसने की थी? वर्गीकरण को द्विपद भी कहते हैं, उसकी खोज किसने की थी? तो कार्ल लिनियस ने वर्गीकरण की खोज की थी। अब बात करते हैं अपने फाइनली आखिरी प्रश्न पे, करो या मरो हार्मोन की संज्ञा किसने दी थी? एक हार्मोन है जिसको कहा जाता है करो या मरो के हार्मोन की संज्ञा किसने दी थी? तो ऑक्सीटासिन, ये जो है क्या कहा जाता है, करो और मरो हार्मोन की संज्ञा दी जाती है। ये बड़ी मज़ेदार दवा है, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे कि जो आपके मार्केट में बहुत सारी सब्जियां मिलती हैं ना, देखते होंगे कि आज ऐसे है, अगले दिन बहुत बड़ी हो जाती है। कहते हैं ना इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं था। किसके कारण? ऑक्सीटासिन के कारण ही ऐसा होता है। फलों को बढ़ाने के लिए, पौधों को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। एबॉर्शन होता है ना, बच्चा गिराना जिसको कहते हैं, उसमें भी ऑक्सीटासिन का प्रयोग होता है, ये इस वाले हार्मोन का। अब बात करते हैं बच्चों के, जो देखते हैं कि कुछ डिलीवरी बहुत क्रिटिकल होती है, उसमें भी इसी हार्मोन का प्रयोग होता है। सुई के माध्यम से ये वाला हार्मोन दिया जाता है कि नॉर्मल एक तरह से डिलीवरी हो या आसानी से सर्जरी के द्वारा ही हो तो आसानी से हो जाए, यही हार्मोन होता है। गायों के थानों से दूध देखते हैं कभी कभी नहीं निकलता है, तो भी उसके लिए भी इसी हार्मोन का प्रयोग होता है। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन और उसका एनालिसिस। मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।